हेलो मेरी फैमिली, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ सर्कल का पार्ट 5। अगर आपको सर्कल के बारे में कुछ सीखना है, कुछ जानना है, कुछ नॉलेज लेनी है तो आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो। लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। और हाँ, सर्कल का पूरा चैप्टर चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी, ज़्यादा टफ नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए और आपके नंबर अच्छे खासे आ सकते हैं। 4 मार्क्स का आएगा पूरा। देखिए इस क्वेश्चन में जो फिगर है ना, वो आपको बनाया मिलेगा, आपको बनाना नहीं पड़ेगा। और कुछ स्टेटमेंट लिखा होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि फिगर में क्या है। इसमें कह रहा है कि एक हमारे पास सर्कल है और इस सर्कल पर 2 टेंजेंट है। एक टेंजेंट है हमारे पास एक्स वाई ये वाली, और दूसरी टेंजेंट है हमारे पास एक्स डैश वाई डैश यानी ये वाली। और ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट आपस में क्या है, पैरेलल है भैया। पैरेलल का साइन होता है ये। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स। ये टेंजेंट और ये टेंजेंट आपस में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समझते हो ना। पैरेलल का मतलब होता है कि ऐसी 2 लाइनें जिनके बीच की जो डिस्टेंस यानी कि दूरी होती है वो बराबर होती है। जैसे कि आपकी रेल ट्रैक, ट्रेन की पटरियाँ, जो ट्रेन की पटरियाँ ऐसे होती है ना बिल्कुल सीधी, वो आपस में पैरेलल होती हैं, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। कतई पैरेलल मतलब कि उनके बीच का जो गैप होता है वो इस तरीके का होता है। देखो ये होती है ट्रेन की पटरियाँ, यानी ये लाइन आपस में, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस है ना वो एक जैसी है। ये लाइन कभी भी आपस में पैरेलल नहीं हो सकती, या ये लाइन कभी भी आपस में पैरेलल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जाके मिल जाएंगी। ये यहाँ पे जाके मिल जाएगी, तो ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल ये है। तो इसी तरीके का कुछ फिगर आपको इसमें दे रखा है कि आपको ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल, यानी कि ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल है। और आपसे कह रहा है कि आपका इसमें एक और टेंजेंट है, वो है हमारे पास ए बी। जो ए बी है वो भी हमारी टेंजेंट है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये सी पॉइंट पे कट कर रही है। जो सी पॉइंट है ना, इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जो पी पॉइंट है वो इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और जो क्यू पॉइंट है वो इस वाली टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। भैया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, कोई सी सर्कल पर अगर कोई टेंजेंट ऐसे जाती है, टेंजेंट है ना, सर्कल को टच करते जा रही बाहर से, तो जहाँ पे टच करती है ना वही होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, और ये जहाँ कट कर रही वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको पक्का कर लो अच्छे से। अब देख लो, आपसे क्वेश्चन में क्या रहा है कि एंगल ए ओ सी की वैल्यू निकालो। ए ओ सी कहाँ है, ए ओ सी, यानी इस वाले एंगल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये ए ओ सी, बीच में ओ है ना, तो ओ पे ही बनेगा एंगल ए ओ सी। इस पे इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब देखो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। आप खुद देखो कि बड़ा अजीब क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा लग रहा होगा नहीं, लेकिन होगा, बहुत अच्छे से होगा। देखो किस तरीके से होगा। अगर हम क्या करें, इस क्वेश्चन में ओ को सी से ज्वाइन कर दें, यानी इस तरीके से हम ऐसे करके इसे ज्वाइन कर दें, ओ को सी से ज्वाइन कर दें, ठीक है ना, तब हमारा काम हो सकता है। देखो कैसे, जैसे हमने ओ को सी से ज्वाइन करा तो हमारे पास 4 ट्राइंगल हमें दिखे। पहला ट्राइंगल हमारे पास ये है पी ओ ए, ये ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल है ए ओ सी, और एक और ट्राइंगल हमारे पास बी ओ सी, और एक और ट्राइंगल हमारे पास बी ओ क्यू। अगर हम क्या करें कि इस ट्राइंगल को आपस में कॉन्जरेंस प्रूव कर दें, और इस ट्राइंगल को आपस में कॉन्जरेंस प्रूव कर दें, तब हमारा काम कुछ हो सकता है। तो हम वही इसमें करने वाले हैं। इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्जरेंसी लगाएंगे, इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्जरेंसी लगाएंगे, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम है कि कॉन्जरेंसी क्या होती है तो घबराने वाली कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी सबसे पहले हमने क्या करा, ओ को सी से ज्वाइन करा, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट अस ज्वाइन। हमने क्या ज्वाइन करा है, ओ को सी से, तो ओ सी, लेट अस ज्वाइन ओ सी। बस ओ सी को ज्वाइन करो, कुछ लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना, बस इतना। अब देखो हमको इन दोनों ट्राइंगल में लगानी है कॉन्जरेंसी, तो 2 ट्राइंगल उठा लो भैया। कॉन्जरेंसी जो होती है वो 2 ट्राइंगल के बीच लगती है। अगर आपको कॉन्जरेंसी नहीं आती तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख लो। इस वीडियो में मैंने पूरा कॉन्जरेंसी समझाया है, आपकी जो 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल उसका, और इसके क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो देख लोगे तो आपको और बेटर समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको समझा दूंगा। कॉन्जरेंसी हमेशा 2 ट्राइंगल के बीच में लगती है। तो यहाँ पे पहला ट्राइंगल हम लेंगे पी ओ ए, इन ट्राइंगल पी ओ ए, एंड दूसरा ट्राइंगल हम लेंगे ए ओ सी। कौन सा ट्राइंगल है भैया, ए ओ सी। 2 ट्राइंगल हम लेंगे पी ओ ए, एक तो ये ट्राइंगल है और एक ए ओ सी, और एक ये ट्राइंगल है। इन 2 ट्राइंगलों में देख लो, इन 2 ट्राइंगलों में हम कॉन्जरेंसी लगाने वाले हैं। देखो कैसे, कॉन्जरेंसी में कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। एक तो देखनी पड़ती है हमको इसकी साइड है, और दूसरा देखना पड़ता है इसको एंगल। अब हमको साइड एंगल देखनी है। देखो कैसे, हमको एक चीज़ दिख गई कि पी ओ ए ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में जो पी ए है, पी ए, और इस वाले ट्राइंगल में यानी कि ए ओ सी ट्राइंगल में जो हमारे पास
AC है वो आपस में इक्वल है। तो आप सोचेंगे कैसे, तो भैया देखो आपने थ्योरम 10.2 पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो देख लो, वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या है इन दोनों में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई सर्कल है, इस सर्कल पे किसी इस एक्सटर्नल पॉइंट से, फॉर एग्जांपल जो पॉइंट हमारा यहाँ है, कहीं हो सकता है कहीं भी, इस पॉइंट से अगर हम एक टेंजेंट ये खींचे और एक टेंजेंट ये खींचे, तो जो टेंजेंट होगी ना वो आपस में बराबर होंगी, यानी कि इक्वल होंगी। तो यही होती है थ्योरम 10.2। तो यहाँ पे देख रहे हो ये हमारा कोई पॉइंट है ए, इस पॉइंट से एक टेंजेंट ये गई और एक टेंजेंट ये गई, यानी एक टेंजेंट गई PA, दूसरी टेंजेंट गई AC, तो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगी, यानी कि इस वाले ट्राइंगल का PA, यानी कि AP कुछ भी लिख लो यार, इक्वल होगा इस वाले ट्राइंगल के AC से, क्योंकि दोनों क्या हैं, दोनों टेंजेंट्स हैं। क्या है, दोनों टेंजेंट्स हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, दोनों टेंजेंट सेम पॉइंट से जा रही हैं, इसीलिए आपस में क्या होंगी, सेम पॉइंट से ही पॉइंट, दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होगी, यानी कि PA जो होगी वही हमारा होगा AC, यानी इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। मैं बोलता हूँ ये 10 है तो ये भी 10 होगी, ठीक है ना। ये तो हमें साइड मिल गई एक, और देखो क्या दोनों में बराबर है। और हमको एक चीज़ दिखी, ये जो हमारे पास OP है, OP इस वाले ट्राइंगल का, POA ट्राइंगल का OP और AOC ट्राइंगल का जो OC है वो भी आपस में बराबर है। आप कहेंगे कैसे, तो आपको अच्छे से दिख रहा है कि ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से सर्कल पे जो लाइन जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेडियस। जो OP है वो इस सर्कल की रेडियस है और जो OC है वो भी इस सर्कल की रेडियस है। तो हम लिख सकते हैं इस वाले ट्राइंगल में जो OP है इज इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल में AOC ट्राइंगल में जो OC है ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि रेडियाई का मतलब रेडियस, एक से ज़्यादा रेडियस को रेडियाई कहते हैं, बस रेडियाई, बस और कुछ लिखना नहीं है, बस बात खत्म। दो हमको साइडें मिल गई और देखो हमको क्या इक्वल दिख रहा है, और हमको दिख गया इस छोटे वाले ट्राइंगल में AO कुछ भी बोल लो, और इस वाले AOC ट्राइंगल में OA, ये भी आपस में इक्वल होंगे। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो देखो भाई ये जो OA है ना, OA ये दोनों ट्राइंगल का कॉमन है, यानी कि ये जो OA है वो दोनों ट्राइंगल को मिला रहा है। आप खुद दिमाग लगाओ, हमारा एक ट्राइंगल है POA ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल है AOC ट्राइंगल। अगर मैं यहाँ पे OA को हटा दूँ, इस OA लाइन को हटा दूँ, तो ट्राइंगल बन पाएगा क्या, ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। तो ये जो OA है वो दोनों ट्राइंगल का कॉमन लाइन है, ये लिख सकते हैं OA इज इक्वल टू OA, यानी कि इसका जो रीज़न है वो है कॉमन। तो देखो भैया हमें मिल गई तीन साइडें, पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड। पहली साइड इस वाले ट्राइंगल की, दूसरी साइड इस वाले ट्राइंगल की और तीसरी साइड इस वाले ट्राइंगल की। सेम इसमें भी पहली साइड इस वाले ट्राइंगल की, दूसरी साइड इस वाले ट्राइंगल की, तीसरी साइड इस वाले ट्राइंगल की, तीनों साइडें मिल गई। तो यानी कि ये जो दो ट्राइंगल हैं वो आपस में कॉन्जरेंस हो गए, यानी हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल POA इस कॉन्जरेंस टू, ये कॉन्जरेंस टू का साइन होता है, सिंबल होता है, ठीक है ना। ट्राइंगल AOC के इक्वल है, रीजन क्या लिखेंगे, बाई SSS रूल, यानी कि साइड 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 रूल। 5 रूल होते हैं भैया, 5 क्राइटेरिया, वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करा है, लिंक आई बटन में मिल जाएगा आपको, कॉन्जरेंसी देख लो। अगर नहीं आपने 9th में पढ़ी है तो पक्का कर लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता दूं, ठीक है ना। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर हैं तो इसके जितने भी एंगल हैं और जितनी भी साइड हैं वो भी सारी बराबर होंगी। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के बराबर होगा, इसका ये वाला एंगल, ठीक है ना, इसके ये वाले एंगल के बराबर होगा, और इसका ये वाला एंगल इसके ये वाले एंगल के बराबर होगा। समझे कि नहीं आप, मतलब अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्जरेंस होते हैं तो उसकी तीनों साइडें बराबर होती हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं दूसरे वाले ट्राइंगल से। तो इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर, इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल इस वाले ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर, इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल इस वाले ट्राइंगल के इस एंगल से बराबर होगा। तो हमको ये वाला एंगल चाहिए है और एक हमको ये वाला एंगल चाहिए है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर कैसे, क्यों, अभी मैं आपको बताऊंगा, आप समझते रहो, ठीक है ना। मैं लास्ट में बताऊंगा क्यों मैंने ऐसा करा। तो इसको मैं दे दूँ एंगल 1, इसको दे दूँ एंगल 2, आप अपनी तरफ से कोई भी नाम दे दो, नहीं भी नाम दोगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पे जो एंगल 1 होगा ना वो एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा। रीज़न क्या लिखोगे, बाई CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जरेंस ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्जरेंस ट्राइंगल, यानी कि जो दोनों ट्राइंगल कॉन्जरेंस है ना उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो आपस में बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब तीनों साइडें और तीनों एंगल इन दोनों ट्राइंगल के आपस में बराबर होते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब मेरी बात समझना, हमने एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल कर दिया, हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए थे। सिमिलरली इसी तरीके से, यानी यहाँ पे लिख दो सिमिलरली
सिमिलरली इसी तरीके से ये वाला ट्राइंगल यानी कि COB और ट्राइंगल QOB आपस में कॉन्जरेंस होंगे। आपको प्रूफ नहीं करना है अब दोबारा इस तरीके से रूल लगा के। आप मान लो अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्जरेंस है तो ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में कॉन्जरेंस होंगे। सेम क्राइटेरिया लगेगा साइड से, आप चाहो तो चेक कर सकते हो अपनी तसल्ली के लिए, वरना कोई जरूरत नहीं। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो कि ट्राइंगल BOC, कोई भी ट्राइंगल ले लो, BOC मतलब कोई भी का मतलब COB बोल लो, चाहे OCB, कुछ भी बोल लो इसको। हमने BOC बोल दिया। कॉन्जरेंस होगा किसके कॉन्जरेंस होगा? QOB के, ट्राइंगल QOB के कॉन्जरेंस होगा बस। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्जरेंस हो तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होंगे, यानी कि तीनों साइड आपस में बराबर होंगी और तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे एक दूसरे के। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाले ट्राइंगल का यानी कि BOC ट्राइंगल का ये एंगल और QOB ट्राइंगल का ये एंगल आपस में बराबर होगा। इसको दे दो 3 एंगल, इसको दो तो एंगल 4, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल जो 3 होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। यहाँ लिख दो बाई CPCT से। ओके, बस ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, ज़्यादा कोई झंझट नहीं। तो इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 2। तो हमने ये चीज़ देख ली कि ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ओके, हमने कॉन्जरेंसी लगाई, एक नहीं 2 बार, एक बार समझाई ढंग से और एक बार हमने सिमिलरली करके यहीं पे छोड़ दी। तो हमारी इक्वेशन 1 और 2 आ गई। स्पेस देखो है नहीं तो मुझे ऊपर का करना है थोड़ा इरेज, ठीक है ना। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, तो जिसको समझना उतारना वो उतार लो। तो मैं करने वाला हूँ इसको इरेज। ओके, देखिए हमारी इक्वेशन 1 और 2 निकल के आ चुकी है। जो मैंने यहाँ लिखी थी ना वो इरेज करके यहाँ पे लिख दी, क्योंकि स्पेस तो होता नहीं है ज़्यादा, ठीक है मैंने लिख दी। अब देखो हमको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि जो एंगल AOC है वो सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री है। सॉरी यहाँ पे मैं गलत लिख गया, यहाँ पे है 90 डिग्री। हमको प्रूफ करना है 90 डिग्री, ठीक है ना। हमको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ओके, ये चीज़ तय है, ठीक है, 90 डिग्री का हमको प्रूफ करना है। ओके, अब देखो हम किस तरीके से करेंगे। हमको इक्वेशन 1 और 2 निकल आई है, बन चुकी है, ठीक है। आपने क्लास 9th में चैप्टर 6 में लाइन्स एंड एंगल में एक चीज़ पढ़ी होगी, पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन। अगर आपने नहीं पढ़ी तो कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि मैं अभी समझाने वाला हूँ। अगर आपको और बेटर समझना है तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख लो, इसमें लाइन्स एंड एंगल को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ट्रांसवर्सल पैरेलल को अच्छे से समझाया है, तो आप देख सकते हो। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखना तो मत देखो, मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। देखो भाई, यहाँ पे वही प्लूर लगाने वाले हैं, किस तरीके से, ध्यान से देखना। अगर आपको अच्छे से पता है कि अगर कोई 2 लाइन है इस तरीके से पैरेलल है और ऐसा करके कोई ट्रांसवर्सल लाइन उसे कट कर रही है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ये जो खड़ी लाइन है ट्रांसवर्सल है, जो लेटी लाइन है ना वो पैरेलल है। इस तरह की कंडीशन होती है तो यहाँ पे कुछ एंगल बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल बनते हैं। उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो आपको सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं पढ़नी। देखो यहाँ पे एक मेन प्रॉपर्टी पढ़नी, वो देखो क्या होती है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक एंगल बना और यहाँ पे एक एंगल बना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंगल बना 1 और यहाँ पे एंगल बना 2, तो ये दोनों एंगल जो है उनका जो सम यानी कि उनका जो एडिशन होता है वो आपस में 180 होता है। यानी कि हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी कि इन दोनों एंगल को हम ऐड करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो 180 आएगा। इसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब अंदर के लिए बनाया ना, इसलिए इंटीरियर नाम होता है। बाहर के लिए होता तो एक्सटीरियर होता, कोई एक्सटीरियर, अंदर के लिए तो इंटीरियर। तो एंगल 1 और 2 का जो सम होता है यानी एडिशन होता है 180 होता है। तो हमको वही चीज़ लगानी है। तो ध्यान से देखो, ये जो लाइन है एक्स और वाई और जो एक्स और डैश, एक्स डैश वाई डैश है, वो आपस में पैरेलल है। आप कहेंगे सर कैसे? क्योंकि ये तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों जो टेंजेंट है वो पैरेलल है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे ऐसे करके बना ली। देखो ये वाली जो लाइन है वो ये है और ये वाली जो लाइन है वो ये है। अब ये जो है ट्रांसवर्सल है, आप इसमें ढूंढो ट्रांसवर्सल कौन सी है। ये है ए बी। ये बी दिख रहा है ना, ए बी, ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये दोनों, ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, यानी कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल और ये लाइन ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे देखो इस पूरे एंगल को देखो, ये एंगल और ये एंगल, ये यानी कि 1 और 2 और 3 और 4 इनका जो सम होगा, इनका जो एडिशन होगा, प्लस होगा, वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जो मैंने 1 लिखा है ना, उसकी जगह मैं लिख दूँ 1 + 2, यानी कि ये जो पूरा एंगल है ये है एंगल 1 प्लस एंगल 2 और ये जो एंगल है ना ये यहाँ पर है वो है एंगल 3 प्लस एंगल 4। अगर मैं इन दोनों एंगल को ऐड कर दूँ ना तो हमें आएगा 180 डिग्री। तो वही है ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि जो हमारा एक्स वाई एंड एक्स एंड मत लिखो यहाँ पे लिख लो एक्स वाई पैरेलल टू, पैरेलल का साइन होता है ये, एक्स डैश वाई डैश एंड कौन सी ट्रांसवर्सल है? जो ए बी है ये ट्रांसवर्सल का रोल निभा रही है। तो ए बी इज़ अ ट्रांसवर्सल, ए बी इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो इसको मैं इरेज कर दूँ, ठीक है। ट्रांसवर्सल, ओके,
ट्रांसवर्सल, बस इतना लिखना है। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एंगल 1+2 एंगल पूरा बनेगा। इसको चलो ऐसे लिख लो और अच्छे से आपको समझा दूँ। एंगल है हमारे पास PAC, एंगल PAC, एंगल PAC प्लस एंगल CBQ, ये वाला एंगल CBQ, एंगल CBQ। अब समझना मेरी बात, बीच में A है ना, तो एंगल देखो A पे बन रहा है कि नहीं। इसमें बीच में B है ना, तो देखो एंगल B पे बना है। यानी जो चीज़ बीच में होती है ना, एंगल उसी पे ही बनता है। अब इसका जो सम है यानी कि प्लस है वो 180 होगा। इसका रीज़न होता है को इंटीरियर एंगल, तो CIA आप लिख सकते हो शॉर्टकट में। CIA का मतलब को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, हो गया। अब देखो PAC क्या है हमारे पास, जो PAC है एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो इसको पूरा मिक्सअप करके लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब ये जो बड़ा वाला प्लस है ना, वो हमने यहाँ पे लगा दिया, बड़ा वाला प्लस लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा एंगल है, 3+4, तो इसके प्लेस पे लिख देंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4। इसके प्लेस पे हमने लिखा है ये, और इसके प्लेस पे हमने लिखा है ये। आई बात समझ में कि नहीं, क्लियर है? देख लो ध्यान से, CQB और B पे क्या बन रहा है 3 और 4, तो यहाँ लिख दिया मैंने 3+4, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा दूँ वरना अजीब लगेगा देखने में, ठीक है ना। इक्वल टू लगा दिया, ठीक है। 180 या 180 लिखा हुआ है। अब मेरी बात समझना, हमको देखो एंगल निकालना है कि हमको AOC जो है, AOC हमको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल चाहिए। तो किसी तरीके से अगर एंगल 2 हमें पता चल जाए और एंगल 3 हमें पता चल जाए, तो हम यहाँ पे इजीली 90 डिग्री बना सकते हैं। तो हमको 2 और 3 यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो हमको 2 और 3 रखना है और 1 और 4 को हटाना है। तो आप सोचें कैसे हटाएंगे, तो ध्यान से देखिए कि 1 की वैल्यू कितनी है 2, तो इस 1 के प्लेस में हम 2 लगा दें। बताओ, इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 से 1 की वैल्यू 2 निकाली थी ना हमने, तो 1 के प्लेस पे 2 हम नहीं हटाएंगे, 2 हमें चाहिए है। प्लस यहाँ पे हमको 3 भी चाहिए है, क्योंकि हमको ये एंगल के लिए 3 भी चाहिए, तो 3 को हम नहीं हटाएंगे। हमको 4 नहीं चाहिए, तो 4 हटा देंगे। 4 हम यहाँ से हटाएंगे, 3 के प्लेस पे 4। इसीलिए मैंने लगाई थी स्टार्टिंग में कॉन्जरेंसी, क्योंकि मुझे यहाँ पे चेंजेस चाहिए थे, इसीलिए मैंने कॉन्जरेंसी लगा के ये दोनों इक्वेशंस बनाई। आई बात समझ में? और एंगल 2 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा, 2 एंगल 2। भैया देखो एंगल 2 बार लिखा है ना, तो इसको 2 बार लिख दो, 2 टाइम्स। अब यहाँ सॉरी 3 होगा, ये 4 के प्लेस पे 3 है, यहाँ 3 होगा, ठीक है। अब 3 एंगल 3 भी 2 बार है, तो इसको लिख दो 2 एंगल 3। 6 मत कर देना और इसे 4 मत कर देना, 2 और 3 और 3 6 मत कर देना भाई, ये थोड़ा सा तुम्हें मिच्योरिटी दिखा देना, इतना मत बेवकूफ़ी दिखाना। 3 और 3 2 बार लिखे ना, एंगल 3 है, नंबर नहीं है, ये एंगल है। 3 और 3 तो 2 बार लिख दिए, क्योंकि 2 बार लिखे हैं, ऐसे 2 और 2 2 बार लिखे, इसमें 2 बार लिख दी। अब ध्यान से देखो, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 मैं बाहर निकाल लूँ, कॉमन निकाल लूँ, निकाल लिए मैंने कॉमन। अंदर क्या बचा, अंदर बचा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। कॉमन का मतलब होता है कि दो ऐसी चीज़ जो दोनों साइड हो, यहाँ भी और यहाँ भी। देखो 2 और 2 यहाँ है, तो हमने 2 को ऐसे करके बाहर निकाल लिया, तो यहाँ एंगल 2 प्लस एंगल 3 बचा, 2 जो है वो अंदर नहीं दिखाई पड़ेगा। और 2 से इसको काट दो, जो कि हमारा आ गया 90। तो यहाँ पे ध्यान दो, हमें क्या मिल गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले सकते हो। ओके, क्लियर, इतना मिल गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी कि 2 और 3 मिला के 90 हो गया। तो आप देखो इन ट्राइंगल AOC में देखो, सॉरी AOB ट्राइंगल देखो, AOB ट्राइंगल देखो पूरा, इन ट्राइंगल AOB पूरा ट्राइंगल देखो पूरा, AOB इस ट्राइंगल को देखो पूरा। इस ट्राइंगल में आपको एक चीज़ दिख रही है, इस ट्राइंगल में अगर इसको साइड में हम बनाए तो इस तरीके से कुछ बनेगा, जाके ऐसे करके बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। यहाँ पे एंगल 2 है, यहाँ पे एंगल 3 है, आपसे कह रहा है ये वाला एंगल फाइंड करो ये। अब देखो हमें अच्छे से पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है कि नहीं होता, पर इतना पता है कि नहीं पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो हम वही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल बस। तो हमको अच्छे से पता है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस ये वाला एंगल कौन सा एंगल है, AOB, यही तो हमको निकालना है, AOB निकालना है, सॉरी AOC में लिख दिया धोखे से, AOB निकालना है, AOB, ठीक है ना, AOB हमको निकालना है, AOB एंगल AOB ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, बस खत्म क्वेश्चन। और ये हो जाएगा 2 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 2 और 3, 2 कितना है, 2 और 3 कितना है, अगर इनको मिला के देखो 2 और 3 की वैल्यू 90 है, तो इस 2 और 3 के प्लेस पे सिर्फ और सिर्फ 90 आएगा, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब AOB को अकेला कर लो, तो एंगल AOB हमने अकेला कर लिया, तो देखो 180 और ये 90 उधर है ना, उधर चला जाएगा माइनस का, तो माइनस का 90 हो जाएगा।
तो देखो भैया ए ओ बी की जो वैल्यू निकली हमारी, एंगल ए ओ बी की वैल्यू 180 माइनस 90, यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग से यहाँ पे ए ओ सी लिख दिया, तो यहाँ पे ए ओ बी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना यार बिल्कुल भी। ये मत कहना कि सर आपने गलत लिख दिया, तो मैंने भी ध्यान से देखा, तो धोखे से कभी कभी हो जाता है। तो देखो ए ओ बी 90 हो गया, यानी कि हमने इसमें 2 बार लगाई कॉन्जेंसी, 1 बार लगाया ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइन, तब हमारा आंसर है भैया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंडों को शेयर कर देना, और अगर आप चाहो तो मेरा इंस्टाग्राम पे पीछा कर सकते हो maths.future। चलिए बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, और 10th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए 10th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, हमने एक पॉइंट बना लिया यहाँ पर, ठीक है ना। इस पॉइंट से एक सर्कल पर हमने एक सर्कल बना लिया, तो इस पॉइंट से एक सर्कल पर 2 टेंजेंट जा रही हैं, ठीक है ना, 2 टेंजेंट जा रही हैं। और ये जो पॉइंट है ना, वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब है बाहर का पॉइंट। जो इसके अंदर पॉइंट होंगे वो इंटरनल होते हैं, जो इसके बाहर होंगे कहीं भी ले लो वो एक्सटर्नल होते हैं। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट बनाई। आपसे कह रहा है कि प्रूफ करो कि टेंजेंट पे जो एंगल बनेगा ये, ठीक ना, ये वाला एंगल बनेगा, और यहाँ से रेडियस से जो एंगल बनेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए, ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। तो आपको क्वेश्चन इतना समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। इसमें कह रहा है कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर हमने 2 टेंजेंट खींची, ठीक है ना। तो हमको प्रूफ क्या करना है, देखो समझो, हमको प्रूफ करना है कि इस टेंजेंट के बीच जो एंगल बन रहा है, समझते रहना, इस टेंजेंट के बीच जो एंगल बन रहा है, और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है भैया, देखो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, आप कहेंगे कैसे, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है। टेंजेंट और रेडियस आपस में पेरपेंडिकुलर होते हैं, तो जहाँ पर ये पॉइंट कट करता है ना, वहीं होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर पर, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है और टेंजेंट के बीच जो एंगल बन रहा था, वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है। हमको ये प्रूफ करना है। आपको अब बात समझ में आई, ठीक है ना। फिर से समझाता हूँ कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल पर 2 जो टेंजेंट हमने खींची है, ठीक है, खींच ली, इसके बीच जो एंगल बन रहा है, ठीक है, बन रहा है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक, ये दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर पर, यही तो सेंटर और यही सेंटर है, इस सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, इसके साथ वो एंगल सप्लीमेंट्री होगा। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि कोई 2 एंगल, कोई भी दुनिया के 2 एंगल, 2 ही होंगे, 3 नहीं, 1 नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 2 एंगल, कोई 2 एंगल का सम 180 होता है। यानी कि मैं मान लूँ कि ये कोई एंगल 1 है, कोई एंगल 2 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 180 ही आएगा। तो हमको 2 ही एंगल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ले लिए, ये एंगल x है, ये एंगल y है, इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो 180 ही आएगा। यानी कि अगर 2 एंगल का सम 180 होता है तो वही होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमको यही चीज़ इस क्वेश्चन में प्रूफ करवा रहा है। देखो मैंने यहाँ पे फिगर बना लिया कि ये हमारा क्या है कि टेंजेंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है ना। इस एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींची तो यहाँ पे जो एंगल बना, ठीक है ना। और फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, ये 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सर्कल के सेंटर पर जो ये एंगल बनेगा, तो ये एंगल और ये एंगल हमारे सप्लीमेंट्री एंगल है। हमको ये प्रूफ करना है। तो हम इसको ले रहे हैं, ये हमारा एंगल 1 ले लो और इसको ले लो एंगल 2, सही है। और आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये जो एंगल होता है यहाँ पर, वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये रेडियस है और टेंजेंट, और रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। जब भी परपेंडिकुलर वर्ड आएगा जिंदगी में कभी भी, तो एक ही चीज़ लगा दो कि 90 डिग्री का एंगल बनना तय है। तो ये भी देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, और रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे भी बनेगा। आपसे कह रहा है कि इसका और इसका सम 180 होगा, यानी कि हमको प्रूफ करवा रहा है। तो यहाँ पे लिख लो टू प्रूव, क्या प्रूफ करवा रहा है, देख लो। ये फिगर आपको पेपर में बनाना पड़ेगा और इसी तरीके से करना, ज़्यादा झंझट नहीं करना है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमको यही चीज़ प्रूफ करनी है, बस सीधी सी बात। और ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, लेट एट करके क्वेश्चन में लिखो, डायरेक्टली क्वेश्चन कर दो, ज़्यादा झंझट नहीं करनी है। टीचर समझ जाएगा कि आप होशियार हो, बस ज़्यादा अपनी होशियारी नहीं दिखानी है, सही है। अब देखो क्वेश्चन में कैसे करेंगे। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दे रखा था बेवकूफ़ बनाने के लिए। बेवकूफ़ नहीं बनना है, क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इन दोनों का सम 180 करना है, तो किस तरीके से करेंगे। और एक चीज़ ये भी लिख लो कि भैया ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो हमारा क्या है, वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे लिख लो, क्या लिख लो यहाँ पर कि ए बी सी ले लो इसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ, सॉरी ओ है, ठीक है। ये एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। और एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। बी बीच में है ना,
बीच में, तो बी पे एंगल बन रहा है, यहाँ सी बीच में है तो सी पे एंगल बन रहा है। इन दोनों को आगे पीछे कर दो, लेकिन बी और सी आगे पीछे नहीं होगा। इसमें रीज़न क्या लिखोगे कि टेंजेंट परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है भैया, परपेंडिकुलर टू रेडियस। जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, तभी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है भैया, हमारा काम हो गया। अब मेरी बात समझना, हम देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिसकी 4 साइडें होती है। देखो 4 साइडें हैं कि नहीं, 1 2 3 4, फिर से गिन लो, 1 2 3 4, 4 है। तो यानी कि ये क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है इसके जो चारों एंगल होते हैं ना, 1 2 3 4, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 प्लस 90 डिग्री, इन चारों को अगर हम ऐड कर दें तो 360 डिग्री आएगा। तो देख लो, एंगल 1 एंगल 2 90 90, 1 2 90 90, समझ गए। अब ये 1 और 2 ऐड करके 3 मत कर देना भाई, क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये एंगल है, सही है, इनको ऐड नहीं कर देना। तो एंगल 1 और एंगल 2 तो हमारा वैसे का वैसे लिखा हुआ है, ठीक है, छोड़ दो। 90 90 होता है 180, ठीक है, इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पे 1 और 2 को कर लो अकेला, ठीक है, हमने यहाँ पे कर लिया अकेला, और 360 ऐसे का वैसे लिखा हुआ है। और 180 को हम उधर ले गए तो प्लस का इक्वल टू किधर जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, हमें अच्छे से पता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। यही तो हमें प्रूफ करना है। देखो देख लो, यही चीज़ प्रूफ करनी थी हमें, देख लो अच्छे से। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड, क्वेश्चन खत्म, उड़ गया क्वेश्चन, उड़ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। बात समझ में आई, कितना इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी, ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ Q फॉर क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसकी 4 साइडें हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। आपको ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनते हैं। तो क्वेश्चन 10 खत्म। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। और क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, भैया ये पैरेललोग्राम लिखा हुआ है शॉर्टकट में, ठीक है ना, इसी तरीके से लिखा जाता है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, यानी इसका मतलब ये है कि किसी पैरेललोग्राम के अंदर अगर कोई सर्कल है तो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा। तो ये पैरेललोग्राम और रोम्बस और सर्कमस्क्राइबिंग ये सब मैं अभी समझाने वाला हूं, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। देखो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये सर्कमस्क्राइबिंग क्या होता है। देखो भाई, अगर मैंने कोई तरीके से क्वाड्रिलेटरल बनाया, बन गया, ठीक है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल को के अंदर मैंने कोई सर्कल बनाया, तो अगर सर्कल की ये देख रहे हैं आप, ये सब अगर टच कर रही हैं आपस में, देखो टच कर रही हैं चारों चीज़ें, ठीक ना, तो वो सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल होता है। सीधी सी बात। अगर मैंने ये फिगर बनाया और इसके अंदर एक सर्कल ऐसे बनाया, तो ये सर्कमस्क्राइबिंग नहीं हुआ, ये हुआ क्योंकि इसकी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइडें सर्कल को टच कर रही हैं, तभी वो सर्कमस्क्राइबिंग बोला जाएगा, वरना नहीं बोला जाएगा। तो ये है और ये नहीं, इसकी तो कोई साइड टच नहीं कर रही, तो ये नहीं है। क्लियर है बात, ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। अब आपको मैं समझाता हूँ कि ये पैरेललोग्राम और रोम्बस क्या होता है। देखो भैया, पैरेललोग्राम क्या होता है, आप कोई भी 4 साइड का फिगर बना लो। मैंने ये बना लिया 4 साइडों का एक फिगर, एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अगर क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल, यानी ये 10 तो ये भी 10, और ये वाली साइड इसके इक्वल, यानी कि ये 5 तो ये भी 5, तो ये फिगर एक पैरेललोग्राम होगा। तो आप कहेंगे सर ये तो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल 1 2 3 4 चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन पैरेललोग्राम का कोई भी एंगल भैया 90 डिग्री का नहीं होता है, इसीलिए इसकी सिर्फ अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं, लेकिन एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइडें इक्वल तो होती हैं, उसके अलावा चारों एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। तो हमको प्रूफ करवा रहा है कि ये कोई हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, सॉरी पैरेललोग्राम है, इसके अंदर कोई सर्कल है जो कि इसकी चारों साइडों को टच कर रहा है। तो ये जब क्वाड्रिलेटरल होगा वो पैरेललोग्राम नहीं होगा, वो एक रोम्बस होगा। तो रोम्बस क्या होता है ये भी समझ लो भैया। पैरेललोग्राम समझ गए ना, कि जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है वो होता है पैरेललोग्राम, बस सीधी सी बात, और कुछ नहीं है। और रोम्बस क्या होता है, रोम्बस भैया ये होता है जिसकी सारी साइड इक्वल हो। फॉर एग्जांपल ये मतलब 10 तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, 5 5 5 5, इस तरीके का फिगर रोम्बस होता है। तो आप कहेंगे सर ये तो स्क्वायर भी हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
क्योंकि स्क्वायर के चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस के चारों एंगल कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। यही होता है पैरेललोग्राम और यही होता है हमारा रोम्बस। तो मैंने एक इस तरीके का पैरेललोग्राम बनाया जिसकी ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल है, और आपसे कह रहा है कि ये सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल है, यानी कि सर्कल जो है इसकी चारों साइडों को टच कर रहा है, टच करना चाहिए तभी ये चीज़ वैलिड है। रोम्बस प्रूफ करना है यानी कि इसकी ऑल साइडें इक्वल हमको प्रूफ करना है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं टू प्रूव। हमको प्रूफ जो करना है वो हम पहले निकालते हैं फटाफट से। हमको प्रूफ करना है कि जो ए बी है ना, ए बी वो इक्वल होगा बी सी के, ठीक है ना, और इक्वल होगा सी डी के, और इक्वल होगा ए डी के, यानी कि चारों ही साइडें आपस में इक्वल होंगी। हमको ये चीज़ प्रूफ करनी है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। हमको लास्ट में यही प्रूफ करना है क्योंकि यही रोम्बस कहलाएगा, बस सीधी सी बात। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। अब देखो किस तरीके से प्रूफ करेंगे। आपने क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा है, 8 क्वेश्चन, ठीक है ना। मेरा इसके जो पहले वाला पार्ट है मैंने उसमें क्वेश्चन नंबर 8 करवाया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले तो वो क्वेश्चन लगेगा पूरा, उसके बाद 11 क्वेश्चन लगेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 है ना, उसमें मैंने एक चीज़ प्रूफ करवाई है। देखो क्या प्रूफ करवाई है कि जो ए बी है, देख लो अच्छे से, ठीक है ना, बुक उठा के देख लो। जो ए बी है प्लस जो सी डी है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, बी सी प्लस ए डी, यानी जो ए बी है प्लस जो सी डी है वो इक्वल है बी सी प्लस ए डी के, ठीक है ना। यही चीज़ प्रूफ हुई है, तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ फ्रॉम क्वेश्चन 8 क्वेश्चन से है, लेकिन जब पेपर में आएगा तो भैया ये मत लिख के आ जाना क्वेश्चन 8, ठीक है ना, तो नंबर कटेगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 ही नंबर मिलेंगे, 2 नंबर उड़ जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन 8 पहले कर लगाओगे, जो मैं लगवा चुका हूँ इसके पहले वाले पार्ट में, लिंक आई बटन में मिल जाएगा। उसके बाद आप करोगे। तो मैंने समझ लिया कि मैंने क्वेश्चन 8 लगा लिया है और मैंने ये चीज़ प्रूफ कर दी है, ये क्वेश्चन 8 से मैंने प्रूफ कर दी है। सही है, क्लियर है? ओके, ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी, ठीक है, सही है, इतना क्लियर है। पहले क्वेश्चन 8 से आप ये चीज़ प्रूफ करोगे, ये लाइन, उसके बाद काम बनेगा आगे, ठीक है। और आपको अच्छे से एक बात पता है कि जो ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे लिख दो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्लियर है भाई, सही है बात। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी, यानी जो ए बी है वो सी डी के इक्वल होगा, यानी कि जो ए बी है वो इक्वल होगा सी डी के, एंड जो ए डी है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा बी सी के। भैया जो ए डी है वो इक्वल होगा बी सी के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे लिख दो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट मतलब आमने सामने की साइडें, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है ना। क्लियर है बात? इतना आपको हो गया। यहाँ तक क्वेश्चन 8 करना है आपको पूरा एकदम छाप दो, आंखें बंद करो अपनी और 8 क्वेश्चन छाप दो। उसके बाद यहाँ से करना है 8 क्वेश्चन के बाद यहाँ से करना है, पहले 8 क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ना, ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी क्वेश्चन 8 से, ये वाली चीज़, ठीक है ना। हमको क्वेश्चन में ये प्रूफ करना है इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन 8 जब करोगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, उसके बाद आप ये करोगे, याद रखना, ठीक है ना। क्लियर है? सही है, इतना हो गया। अब आपको तो ये प्रूफ करना है कि ये चारों साइड आपस में इक्वल है, ये तभी रोम्बस होगा, वरना रोम्बस होगा नहीं। तो ये चारों साइड आपस में इक्वल है, हमको ये प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे। देखो भाई, हमको अच्छे से पता है कि हम ये जो इक्वेशन है 1 यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम देखो क्या कर रहे हैं। इक्वेशन 1 उठा के लिख लो यहाँ पे, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, मैंने लिख लिया। अब मेरी बात समझना, ए बी को ए बी रहने दो, कतई मत छेड़ो, प्लस सी डी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, सी डी के प्लेस पे ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पता था कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो ए बी के प्लेस सी डी के प्लेस पे ए बी, तो सी डी के प्लेस पे ए बी लिख लो, सही है, लिख लिया। बी सी जो है बी सी को आप मत छेड़ो, बी सी ऐसे रहने दो। इस ए डी के प्लेस पे हम बी सी लिख सकते हैं, ए डी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, बी सी, तो इस ए डी के प्लेस पे बी सी यहाँ से लिख सकते हैं, इस वाले से या इस चीज़ से, याद रखना, ठीक है ना। तो ए बी प्लस ए बी 2ab, भैया 2ab है ना, तो 2ab और bc प्लस bc 2bc, 2bc है ना, 2 से 2 कैंसिल, बचा के बना क्या, ab इज इक्वल टू bc, ab इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, bc के इक्वल आ गया। तब ध्यान से मेरी बात समझना, जो ab है वो इस bc के इक्वल आ गया, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, ओके, इक्वेशन नंबर 2, और इस पूरे को ले लो इक्वेशन नंबर 3, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 3। अब मेरी बात समझना,
फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। मेरी बात समझना ध्यान से, यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मुझे पता है क्योंकि मैं भी हो चुका हूँ, इसलिए होते हैं, मुझे पता है। देखो भाई अब मेरी बात समझना, हमें ये बात पता है कि ए बी किसके इक्वल है, बी सी की, ये चीज़ हमने निकाली अभी, क्लियर है, इतना तो पता है ना, ए बी किसके इक्वल है, बी सी के। तो ये जो ए बी है वो इस बी सी के इक्वल है, यानी अगर मैं बोल दूँ कि जो ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर है, मान लो है नहीं, मान लो ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो बी सी के इक्वल है ए बी। ये चीज़ हमने प्रूफ करी है, इस चीज़ से प्रूफ करी कि नहीं, ठीक ना। तो जो बी सी है वो भी 5 सेंटीमीटर होगा, होगा कि नहीं होगा, समझते रहे ना, होगा, ठीक है, होगा। अब हमें अच्छे से पता है जो ए बी है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ए बी बी सी के इक्वल भी है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। ए बी सी डी के इक्वल भी है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसलिए ए डी जो है वो सी डी के इक्वल होगा। अगर ए बी 5 है तो सी डी भी कितना होगा, 5 होगा, क्लियर है, सही है। बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, तो बी सी अगर 5 है तो ए डी कितना होगा, ये भी 5 होगा। तो आपने देखा चारों 5 5 आ गई, यानी कि चारों साइडें इक्वल हो गई, यानी कि ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सब इक्वल है। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। इसको ऐसे लाइन खींच लो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इस तरीके से लाइन खींच लो, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। बताओ बात समझ में आ गई, बताओ नहीं समझ में आ गई। ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, आज पूरे यूट्यूब पे ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जैसे मैंने दे दिया, समझा दिया, ठीक है ना। मुझे भी ऐसे समझाया नहीं गया था, मैंने निकाला कि तरीका आपको समझाने का, पता नहीं किस कौन कौन लोग देख रहे हो, तो आप अच्छे समझ गए। अगर आप करने में वीक हो तब भी आपको ये चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि मैंने नंबर लेके समझाया है। तो फिर से समझ लो, ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, तो अगर ए बी 5 है तो बी सी भी 5 होगा, क्योंकि इक्वल है। मैंने लिया है 5, आप 10 11 12 13 14 जो मन हो वो नंबर ले लो, जो मन हो वो, कोई पक्का नहीं है। तो 5 मैंने लिया तो ये भी 5 होगा, क्योंकि इक्वल है। अब देखो भैया, ए बी बी सी के इक्वल था तो ये 5, तो ए बी 5, तो ए बी सी डी के इक्वल भी तो था, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम है। तो ये भी 5, तो ये सी डी भी 5, ठीक है। तो ये तीनों 5 आ गई। हमने देखा जो बी सी है वो ए डी के इक्वल है, तो बी सी 5 तो ए डी के इक्वल है, तो भैया ए डी 5, तो सब 5 5 5, यानी सब आपस में इक्वल है। बस बात खत्म। 5 आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना नहीं है, मैंने समझाने के लिए करवाया है। तो क्वेश्चन 11 खत्म। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, मतलब जो दोनों कर देना। और अगर आप चाहो मेरा इंस्टाग्राम पर पीछा करना तो maths.future पे कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।